हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बैच जो स्टार्ट हो रहा है, ये रेलवे में जो लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है उसमें एक हिस्सा है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का। उसके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। ये इसके 40 नंबर आते हैं और आपको इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा जिससे ये 40 नंबर आपके एग्जाम में अच्छे से हो पाए। ये जो बैच है आपका, इस बैच को ज्वाइन करने से संबंधित भी कई सारे डाउट हैं आपको। क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है उसको लेकर के डाउट है, वो सारी चीजों की चर्चा मैं इस वीडियो के लास्ट में करूंगा कि एग्जाम पैटर्न वगैरह कैसा है और क्या क्या सिलेबस है इसका। अभी मैं शुरुआत में 10-5 मिनट इस बैच के बारे में बताऊंगा और उसके बाद एग्जाम पैटर्न जो एएलपी या टेक्नीशियन का है उसकी चर्चा करूंगा। ठीक है, तो अगर आप भारत में लोगों को ढोने वाली ट्रेन को चलाना चाहते हैं, उसके परिचालक बनना चाहते हैं, या कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे भारत को जोड़ने वाली आम आदमी को सस्ते पैसों में ढोने वाली ट्रेन को चलाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये बैच आपकी मदद करेगा। जी हां, इंडियन रेलवे भारत सरकार का सबसे डाइवर्सिफाइड डिपार्टमेंट है जो अपने नाम से ही बहुत ज्यादा मशहूर है और जाना जाता है। तो अगर आपके पास मौका आया है रेलवे में एएलपी के थ्रू या टेक्नीशियन के थ्रू भारत में सेवा करने का, लोगों की सेवा करने का, तो आपको इस मौके को चूकना नहीं चाहिए। मैं एक एक करके इस बैच की सारी जानकारी को आपको दूंगा। सबसे पहला सवाल आपके मन में यह आता है कि हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए जो लोको पायलट या फिर टेक्नीशियन की पोस्ट आती है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, या आपने डिप्लोमा किया है, या आपने बीटेक किया है, या आपने 10+2 किया है पीसीएम के साथ, मतलब साइंस और मैथ्स। आप इनमें से चारों में से कुछ भी आपके पास है तो आपको मौका मिलेगा इस एग्जाम में बैठने का। अब सवाल यह आता है कि आपकी ट्रेड क्या है। अगर आपने आईटीआई किया है तो किस ट्रेड से किया है, उसमें कितनी सीट है, उसके हिसाब से आगे की चीजें चलती हैं। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो बिल्कुल आप बैठ सकते हो, चाहे एनसीवीटी वाला हो चाहे एससीवीटी वाला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप बैठ सकते हो, आपने बीटेक किया है तो भी बैठ सकते हो, या आपने 10+2 किया है तो भी बैठ सकते हो। कहने का यह मतलब है ये एग्जाम बेसिकली तो आईटीआई के बच्चों के लिए होता है। 10+2 वाले भी उसमें बैठ सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी बैठ सकते हैं, बीटेक वाले भी बैठ सकते हैं। कहने का मतलब है हायर क्वालिफिकेशन वालों को अलाउ किया गया है कि जो एग्जाम आईटीआई के लेवल का है, यानी क्वेश्चन उसमें आईटीआई के लेवल का ही आएगा। हां, हायर क्वालिफिकेशन यानी डिप्लोमा वाले या बीटेक वाले भी बैठ सकते हैं। यानी अगर आपने आईटीआई भी कर रखा है, डिप्लोमा भी कर रखा है, बीटेक भी कर रखा है तो भी आप इसमें बैठ सकते हो। आपके पास केवल बीटेक है तो भी आप बैठ सकते हो। हां, अंतर कहां कहां आएगा वो मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करूंगा। देखो, सबसे पहली चीज यह है कि अगर आप डिप्लोमा या बीटेक के बेसिस पे इस एग्जाम को देना चाहते हो और अगर आपकी ब्रांच सिविल है या कंप्यूटर साइंस है या आईटी है, इस ब्रांच से अगर आपने बीटेक किया है तो आप बीटेक के बेसिस पे नहीं जा सकते। अगर आपको ये लगता है कि सर हमने सिविल ब्रांच से बीटेक किया है, सिविल इंजीनियरिंग से या कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो आप बीटेक के बेसिस पे नहीं जा पाओगे। या इवन आपने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल ब्रांच से तो भी आप डिप्लोमा के बेसिस पे तो नहीं जा पाओगे। यानी डिप्लोमा सिविल ब्रांच से किया हुआ है आपने या बीटेक सिविल ब्रांच से किया हुआ है आपने, तो इस डिप्लोमा या बेसिस के आधार, डिप्लोमा या बीटेक के आधार पे आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो सर कौन सी ट्रेड होनी चाहिए? अगर आपने इलेक्ट्रिकल ट्रेड से किया है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से किया है, आपने मैकेनिकल से किया है, आपने ऑटोमोबाइल से किया है, तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो। अब इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितनी भी ट्रेड है, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी उसी में आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का अलाउड है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेज हैं वो सारी की सारी ब्रांचेज इसके लिए एप्लीकेबल हैं। लेकिन सिविल ब्रांच नहीं है या सीएसआईटी ब्रांच एप्लीकेबल नहीं है अगर आपने इससे बीटेक किया हुआ है तो। हां, एक देखो, अब सबसे नीचे देख रहे हो कि 10+2 अगर आपके पास है फिजिक्स और मैथ से तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे एक फायदा आपको नजर आएगा कि अगर आपको यह लग रहा है कि सर हमने सिविल से बीटेक किया है तो क्या मेरा रास्ता बंद हो गया? नहीं, अगर आपने सिविल से बीटेक किया हुआ है तो अगर आपने 10+2 भी किया है इसके साथ तो आप बैठ सकते हो। कहां कहां बैठ पाओगे उसकी लिमिटेशन है। अगर आपने 10+2 किया है केवल फिजिक्स और मैथ के साथ
तो आप टेक्नीशियन की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, एएलपी की पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने बीटेक किया सिविल ब्रांच से, तो क्या मेरा रास्ता बंद? नहीं, रास्ता बंद नहीं है। अगर आपने बीटेक किया है, नॉर्मली बच्चा 12th करता है उसके बाद बीटेक कर लेता है, तो अगर आपने 12th करने के बाद बीटेक किया है और 12th में आपके पास ये सब्जेक्ट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सिर्फ टेक्नीशियन की पोस्ट पे, एएलपी की पोस्ट पे नहीं। ऐसे अगर कोई लड़का सीएस या आईटी ब्रांच से बीटेक किया हुआ है और इसको फॉर्म भरना चाहता है, तो आप इस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है कि आपने पीसीएम से 12th किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एएलपी की पोस्ट पे नहीं, सिर्फ टेक्नीशियन की पोस्ट पे। और टेक्नीशियन में भी कई सारी ट्रेड हैं, तो आप 3-4 ट्रेड हैं, लाइक इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, उन ट्रेड पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी रास्ता बंद नहीं हुआ है, थोड़ा रास्ता पतला हो गया है, थोड़ा नैरो हो गया है कि आप एएलपी की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास ये है। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है, इस एग्जाम में बैठने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10+2 है। 10+2 वाला भी इसमें जा सकता है, आईटीआई वाला भी जा सकता है, डिप्लोमा बीटेक वाला जा ही सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा किया है या आपने सिर्फ बीटेक किया है, तो आप एएलपी की पोस्ट पे जा सकते हो। अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा किया है या आपने सिर्फ बीटेक किया है, तो आप एएलपी की पोस्ट पे जा सकते हो। सिर्फ आप टेक्नीशियन की पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। आपने डिप्लोमा किया है, लेकिन वो डिप्लोमा सीएस, आईटी या सिविल ब्रांच वाला नहीं होना चाहिए। आपने डिप्लोमा किया है किससे? इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, ऑटोमोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, या आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, ऑटोमोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप जा सकते हो किस पोस्ट पे? एएलपी की पोस्ट पे, असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पे, टेक्नीशियन की पोस्ट पे नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, तो आप एएलपी की पोस्ट पे भी जा सकते हो, टेक्नीशियन की पोस्ट पे भी जा सकते हो। आपने एआईटीआई के साथ साथ डिप्लोमा किया है, तो भी आप एएलपी की पोस्ट पे भी जा सकते हो, टेक्नीशियन की पोस्ट पे भी जा सकते हो। आपने आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक तीनों कर रखा है, तो आप एएलपी की पोस्ट पे भी जा सकते हो, टेक्नीशियन की पोस्ट पे भी जा सकते हो। यानी मेरा कहने का यह मतलब है कि अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, तब आप टेक्नीशियन की पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो एंड एएलपी की पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए? आईटीआई होना चाहिए। और अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा ओनली, या बीटेक है आपके पास, केवल बीटेक ओनली, या आपके पास डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों है, ये है आपके पास डिप्लोमा है, आपके पास बीटेक है, या डिप्लोमा बीटेक दोनों है, इस केस में इतना है आपके पास, आईटीआई नहीं है, तो आप ओनली एएलपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। किसके लिए? ओनली एएलपी के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। या डिप्लोमा है या बीटेक है, दोनों है। अगर आईटीआई है उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेक्नीशियन एएलपी दोनों पे जा सकते हो। केवल आईटीआई है तो भी टेक्नीशियन एएलपी दोनों पे जा सकते हो। बेसिकली एग्जाम आईटीआई लेवल का ही है, तो आईटीआई वालों को तो अलाउ किया ही जाएगा। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हायर क्वालिफिकेशन को भी अलाउ किया जा रहा है, कि आप आईटीआई के बच्चों के साथ बैठ करके पेपर दोगे, उनसे कॉम्पीट करोगे। और अगर आपके पास 10+2 है, किससे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, यानी मैथ से अगर आपने किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो किस पोस्ट पे? ओनली टेक्नीशियन की पोस्ट पे। तो ये कहानी है कि अगर आपने 10+2 किया है, तो ओनली टेक्नीशियन की पोस्ट पे आप जा सकते हैं। आपके पास केवल ये है, ये है, ये दोनों है, तो ओनली एएलपी। और अगर आपके पास आईटीआई है, तो टेक्नीशियन, एएलपी दोनों। आईटीआई के बाद भी और डिग्री है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इन दोनों में जा सकते हो। कम से कम ये होना चाहिए आईटीआई। तो मुझे उम्मीद है आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि हम किस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 10+2 है, तो अगर आपकी सिविल से बीटेक है, आपकी कंप्यूटर साइंस से बीटेक है, आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक है, यानी आपने जिस ब्रांच से बीटेक किया है वो ब्रांच बीटेक वाली अलाउड नहीं है, तो ये अगर आपके पास है, तो इस बेसिस पे आप केवल टेक्नीशियन की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अब टेक्नीशियन की पोस्ट में कई सारी ट्रेड होती है। नॉर्मली जो पिछला नोटिफिकेशन है उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, जो पहले एग्जाम हुआ था उसी की चर्चा मैं कर रहा हूं। अगला जो वैकेंसी आएगी, अगली वैकेंसी, उसमें हो सकता है थोड़ा सा बदलाव हो, कुछ चेंज हो। अगर कुछ चेंज होगा तो उसके हिसाब से देखा जाएगा। अभी के लिए जो पुरानी जानकारी है वही मैं शेयर कर रहा हूं, और यही मान के चल रहा हूं कि वही क्वालिफिकेशन, वही एलिजिबिलिटी रहने वाली है।
अगर आप इसमें 10+2 से जा रहे हो तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अप्लाई कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से अप्लाई कर सकते हो, और आप वायरमैन ट्रेड से अप्लाई कर सकते हो। इन 3 ट्रेड से आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने 10+2 किया हुआ है तो। इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से और वायरमैन से। आप फिटर ट्रेड से अप्लाई नहीं कर सकते, आप फिटर ट्रेड से अप्लाई नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? आप इन तीनों ट्रेड में से कोई भी एक ट्रेड चुनोगे, उस ट्रेड का सिलेबस पढ़ोगे और पेपर में जो ट्रेड का हिस्सा आएगा उसमें यहां से सवाल आएगा, आपको सही करना होगा। तो यह कहानी है कि क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो वही है, कहना चाह रहा हूं मैं कि आपने आईटीआई किया हुआ है तो भी आपके पास मौका है, डिप्लोमा और बीटेक है अगर केवल, तो एएलपी में जाने का आपके पास मौका है। उसके बाद इस जो सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट उसमें मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स वगैरह सारा आता है, लेकिन आप मैथ्स रीजनिंग को बार बार अलग अलग एग्जाम की वजह से पढ़ते ही हो। कई बार आप ग्रुप डी का एग्जाम देते हो, एसएससी जीडी का एग्जाम देते हो, ये एग्जाम वो एग्जाम, तो रीजनिंग और मैथ्स नॉर्मली आप पढ़ते रहते हो, आपका स्ट्रांग हिस्सा होता है। एक सब्जेक्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये जो हिस्सा है नॉर्मली ये किसी एग्जाम में आता नहीं है, सिर्फ इसी एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में आता है, और ये हिस्सा वो है जो नॉर्मली आपसे अछूता रहता है। इसलिए बैच स्पेशली उसी चीज को ध्यान में रख करके स्टार्ट किया गया है कि आपकी मैथ्स कितनी भी अच्छी हो, रीजनिंग कितनी भी अच्छी हो, जीके जीएस कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के 40 क्वेश्चन जो 40 नंबर के होंगे, जो कि मार्क्स काउंट होंगे, जो मेरिट में काउंट होगा, अगर आप वहां पीछे रह गए तो कहानी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बैच स्पेशली बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर के स्टार्ट किया जा रहा है। और याद रखना, यहां बेसिक साइंस का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, यहां बेसिक साइंस का क्या सिलेबस है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है देखिए। सबसे पहले तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पढ़ाई जाएगी इस बैच में, जो कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में आएगा। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में पहला टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो कि एक तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर हिस्सा है। बाकी पढ़ने को तो हर ब्रांच के बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। आपको प्रोजेक्शन पढ़ना है, आपको व्यू पढ़ना है, आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, आपको लाइंस पढ़नी है, ज्योमेट्रिक फिगर पढ़ना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको अच्छे से पढ़ाई जाएगी, मैकेनिकल की कोर फैकल्टीज आपको ढंग से पढ़ाएंगी, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अलावा फिर उसके बाद यूनिट्स पढ़नी है, मात्रक, मेजरमेंट पढ़ना है, मास वेट एंड डेंसिटी पढ़ना है, वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है, स्पीड एंड वेलोसिटी, और हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर का मतलब नहीं कि एक घंटे 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। ये सारे के सारे टॉपिक अपने आप में कम से कम 15 घंटे के हैं। 12-15 घंटे का ये, 10-12 घंटे का ये, 10-12 घंटे का ये 10-12 घंटे का, सारे के सारे टॉपिक्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग तो और डिटेल में है आपकी। उसके अलावा आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी आपको पढ़नी है कि करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर, सीरीज, पैरेलल, ओम्स लॉ, फलाना फलाना, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है। लीवर्स एंड सिंपल मशीन पढ़नी है आपको। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पढ़नी है। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की क्या क्या चीजें हैं जिनकी हमें सावधानी बरतनी होती है ताकि हमारे स्वास्थ्य पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण से संबंधित सवाल भी आएगा, पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण शिक्षा, और आईटी लिटरेसी, कंप्यूटर साक्षरता। तो कंप्यूटर साक्षरता भी आपको इस बैच में पढ़ाई जाएगी। पर्यावरण शिक्षा से रिलेटेड जो इस एग्जाम में सवाल आ सकते हैं वो पढ़ाया जाएगा। ये सारे टॉपिक, टोटल 12 टॉपिक इसमें हैं। 12 टॉपिक, कंप्यूटर साक्षरता यानी कंप्यूटर के बारे में, इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरण के बारे में, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में, सारे टॉपिक आपको मैंने लिख करके बता दिया। अब इस टॉपिक के अंदर क्या क्या सिलेबस है वो जो रिस्पेक्टिव टीचर पढ़ाएंगे वो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। सारा सिलेबस लिखेंगे तो और टाइम खर्च होगा, ठीक है। ये केवल टॉपिक के नेम है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसका जो टोटल घंटा है लगभग 160 घंटे के आसपास का एक कोर्स है, सिर्फ बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का। लगभग कितने घंटे का? 160 घंटे का। तो अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग कभी नहीं पढ़ी है, इन चीजों को कभी अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसको सीखने में। ये ऐसी चीज नहीं जो 2, 4, 5, 10 दिन में आप सीख लोगे। आपके पास कम से कम 1.5-2 महीना, 3 महीना आपको अच्छे से लगेगा सीखने में, ठीक है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के 40 नंबर है। अभी मैं बता रहा हूं जो स्टेज 2 का एग्जाम होता है उसमें 40 नंबर का आता है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। जो सिलेबस मैंने डिस्कस किया है यहां से 40 नंबर के सवाल आते हैं। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। तो आप उस हिस्से को हल्के में नहीं ले सकते जहां 1-1 नंबर की मारामारी है।
फीचर्स की अगर हम बात करें तो एएलपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन होगा, यानी आपके बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग पार्ट का जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको क्लास में पढ़ाने के साथ साथ ही करवाए जाएंगे, ताकि आपको ये पता चल पाए कि प्रीवियस ईयर में कैसे सवाल आए हैं और आगे किस प्रकार के सवालों के आने की पॉसिबिलिटी है। बैच आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा, समझाने बोलने का काम हिंदी इंग्लिश इस तरीके से रहेगा कि आपको समझ में आएगा। सारे टॉपिक डिटेल में होंगे, ऐसा नहीं होगा कि कई बार क्या होता है कि आए 1 घंटे में पढ़ा दी, एक टॉपिक हो गया। आपके पास ये जो वैकेंसी आती है एलपीओ टेक्नीशियन के, नॉर्मली जो ट्रेंड दिख रहा है 4-5 साल में एक बार आती है, तो आपको इस मौके को भुनाना नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा कीमत समय की है कि एक मौका मिस हुआ तो फिर क्या पता चला अगली वैकेंसी अगले चुनाव में आ रही है। तो आपको इसलिए इन टॉपिक्स में टीचर्स की तरफ से कोई कमी नहीं मिलेगी, वो पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ कराएंगे। बाकी की मेहनत आपके ऊपर डिपेंड करती है। पीडीएफ के नोट्स आपको जो क्लास होगी एक तरीके से उसकी पीएनजी जो है, जैसे जो पीडीएफ नोट्स रहेगा जो टीचर लिखेगा उसकी कंबाइन करके पीएनजी आपको अपलोड कराई जाएगी, साथ ही साथ क्वेश्चन की पीडीएफ भी अपलोड कराई जाएगी। बाकी इंजीनियरिंग ड्राइंग पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बच्चे वीक होते हैं, कमजोर कड़ी है, इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। ड्यूरेशन इसकी लगभग 160 घंटे है, लगभग 10-15 घंटे ऊपर नीचे हो जाएगा। वैलिडिटी इस कोर्स की 10 महीने रहेगी। इस कोर्स की वैलिडिटी 10 महीने रहेगी। कोर्स 10 महीने के पहले ही खत्म हो जाएगा, कोर्स 10 महीने नहीं चलेगा। ये मान के चलो कोर्स आपका 2.5 महीने 3 महीने के आसपास में कंप्लीट हो जाएगा। डिपेंड करता है एग्जाम आपका कब है। अगर नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले आता है तो आराम से कोर्स चलेगा। अगर नोटिफिकेशन थोड़ा जल्दी आ जाता है तो हम कोर्स की ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा देंगे, तो कोर्स जल्दी हो जाएगा। वैलिडिटी का मतलब इतने महीने तक आप वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हैं। फीस इस बैच की जो रखी गई है 160 घंटे के लिए 599 रुपए रखी गई है, लेकिन ये फीस 16 नवंबर तक के लिए 399 है, यानी बहुत ही नॉमिनल कास्ट है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट 16 नवंबर तक के लिए। अदरवाइज इसकी फीस 599 आपको मिलेगी। फैकल्टीज की अगर बात करें तो कुछ पार्ट इसमें मैं भी कराऊंगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का पार्ट है वो पार्ट मैं कराऊंगा, और इस मेरे अलावा कुछ और फैकल्टीज भी रहेंगे, यानी मिला जुला के 4 से 5 फैकल्टीज आपके इस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके फोन में करियर विल ऐप होना चाहिए। कई बार बच्चों को पता नहीं होता, सब कुछ तो ठीक है सर, बैच चल कहां रहा है। ये बैच करियर विल ऐप पे चल रहा है, तो आप अपने फोन में करियर विल ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और करियर विल ऐप डाउनलोड करने के बाद अपनी मेल आईडी वगैरह उसमें सब रजिस्टर करने के बाद आप वहां जाओगे तो आपको दिख जाएगा। अगर कभी आपको बैच ढूंढने में दिक्कत हुआ करे तो आप क्या करो, ऐप खोलने के बाद सबसे पहले लाइव क्लास पे आप क्लिक करो। क्या करो, लाइव क्लास पे क्लिक करो, सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है। लाइव क्लास पे क्लिक करने के बाद फिर ऊपर अलग अलग एग्जाम का सेक्शन आता है, आईएएस, एसएससी, उसमें थोड़ा और दाएं जाओगे आप तो एक सेक्शन दिखेगा जेईई एंड आईटीआई एग्जाम का, जेईई एंड आईटीआई एग्जाम का। उस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें जितने भी जेईई और आईटीआई के बैचेस चल रहे हैं वो सारे आपको दिख जाएंगे। जैसे आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बैच चल रहा है, फिटर मशीनिस्ट टर्नर का बैच चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का बैच चल रहा है, डीजल मैकेनिक और मोटर व्हीकल का बैच जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है अगले 10 दिन के अंदर, और जेईई के भी बैचेस चल रहे हैं, सारे बैचेस आपको दिख जाएंगे। उस बैच पे क्लिक करोगे आप तो उस बैच की सारी जानकारी आपको दिख जाएगी। हर बैच में एक सेक्शन होता है इंट्रो वीडियो का, उस इंट्रो वीडियो पे क्लिक करके आप इंट्रो वीडियो देख लेना, जिसमें बैच की सारी जानकारी दी जाती है कि बैच में क्या क्या कंटेंट कवर होगा। तो एक बार आप इंट्रो वीडियो देखना, उसके बाद किसी भी बैच में अगर आपको लगता है कोई और बैच भी आपके लिए यूजफुल है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आपके पास करियर विल ऐप का हेल्पलाइन नंबर है जो पोस्टर पे आपने देखा होगा सबसे ऊपर, उस पर आप फोन करके पूछ सकते हो। या उसके अलावा और भी कोई क्वेरी है जो डिस्कस नहीं हो पाई है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप केवल व्हाट्सएप मैसेज करेंगे इस नंबर पे, इस पे फोन नहीं करेंगे आप। ठीक है, अगर कोई ऐसी क्वेरी है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, 24 घंटे में आपको रिप्लाई मिलेगा। बाकी फीस 399 है 16 नवंबर तक, तो इसका फायदा आप उठा लीजिए। अब हम आते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की, कि इसका एग्जाम पैटर्न किस किस तरीके का है, क्या क्या सब्जेक्ट इसमें आते हैं। हमने चर्चा तो कर दी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की, और क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। तो देखिए, जो स्टेज 1 होगा, स्टेज 1 जो होगा, आप ये मान लो एग्जाम 3 स्टेज में होता है, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और तीसरा है सीबीटी 3। 3 स्टेज में होगा। तीसरा जो स्टेज होता है ये साइको का होता है।
साइको टेस्ट। जो पहले दो स्टेज होते हैं, ये तीनों ही स्टेज आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आप एएलपी के लिए अप्लाई करते हैं, और केवल CBT 1 और CBT 2 आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं। यानी टेक्नीशियन के लिए आपको केवल CBT 1 और CBT 2 का सामना करना पड़ेगा, तीसरा कोई स्टेज नहीं है। और एएलपी के लिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 जो कि साइको का होगा, उन तीनों का सामना आपको करना पड़ेगा। भाई एएलपी मतलब आप ट्रेन को चलाने के लिए आप जाना चाहते हो तो आपको और कई सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रेन में कई सारे वीआईपी लोग, हजारों लोग सफर कर रहे होते हैं। अगर हम स्टेज की बात करें तो आप रफली ऐसे देख लो, एग्जाम आपका 3 स्टेज में, CBT 1, CBT 2, CBT 3। CBT 1 में क्या होगा, मैथ्स 20 नंबर की, रीजनिंग 25 की, साइंस 20 की और करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का। यानी टोटल आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट में करने रहेंगे। CBT 1 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने होंगे। 75 क्वेश्चन में मैथ के 20, रीजनिंग के 20, साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाली, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाली साइंस 20, करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस के 10। ये CBT 1 होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब इसमें एक न्यूनतम नंबर ले आना पड़ेगा आपको, लेकिन ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा। मेरिट में नहीं जुड़ेगा का मतलब 75 क्वेश्चन है मान लीजिए, अगर इसे मेरिट गई 40 नंबर या 45 नंबर, मान लीजिए कि न्यूनतम 45 नंबर लेके आना है, तो आपको न्यूनतम 45 नंबर लेके आना। 45 के बाद आप 50 ले आते हो, 60 ले आते हो, उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है आपको। कि अगर 75 क्वेश्चन में मान लीजिए 75 नंबर में अगर आपको 45 नंबर की कट ऑफ गई तो आपको 45 लेके आना होगा। 45 के बाद कोई 46 लेके आए, चाहे कोई 45 या कोई 75 लेके आए, कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 45 में से 44 रह गया तो काम खराब हो जाएगा। तो CBT 1 क्वालिफाइंग है, यानी फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होगा। CBT 2 जो होगा उसमें पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट हैं। पार्ट बी जो है वो ट्रेड टेस्ट है, मतलब आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा जिसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट में करने रहेंगे। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका मतलब इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन फिर भी इसमें जो मिनिमम मार्क्स सेट होगा उसको आपको ले ही आना है। मान लीजिए हमने कहा 75 क्वेश्चन में से 75 नंबर में से मान लीजिए हमने कहा 40 नंबर कट ऑफ गई, तो अगर आप 40 से कम ले आते हो 39, तो आपका सब किया धरा है बेकार। और अगर आप 45 नंबर कट ऑफ गई और 45 ले आते हो या 45 के ऊपर कुछ भी ले आते हो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 45 ले आओ चाहे 75 ले आओ। तो जो मिनिमम मार्क्स है वो ले आना जरूरी है। इसलिए जो ट्रेड का हिस्सा है इसकी तैयारी आपको करनी है। ट्रेड नॉर्मली वो हिस्सा होता है जिसमें पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है, सीखने में थोड़ा सा समय लगता है, अगर आपने कभी अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो आप इस चीज की तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसी चीज नहीं है कि जो आप 10 दिन 20 दिन 1 महीने में पढ़ ले जाओगे। तो अगर आप ट्रेड टेस्ट की भी तैयारी करना चाहते हो तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड या फिटर ट्रेड, मशीनिस्ट, टर्नर या डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, इन सारे ट्रेड का बैच करियर विल ऐप पे चल रहा है। अगर आपको बैच नहीं मिलता है तो आप जाना ऐप पे, सबसे नीचे लाइव क्लास का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करोगे आप तो ऊपर IAS, PCS, SSC और थोड़ा सा दाएं जाओगे तो JEE और ITI एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे आप तो आपको जितने भी बैचेस चल रहे हैं आपको दिख जाएंगे। अगर कोई बैच नहीं चल रहा है तो हो सकता है 2-4-5 दिन में स्टार्ट हो जाए, उसमें एडमिशन अगर क्लोज हो गया है तो अगर किसी बैच में एडमिशन हो सकता है क्लोज हो गया हो तो दोबारा वो बैच स्टार्ट होगा, तो 2-4-5 दिन का वेट कर लेना आप, ठीक है। तो इस ट्रेड की तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी, बिना इसके आपका काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपका ट्रेड का हिस्सा बहुत अच्छा है फिर तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि इसके मार्क्स बहुत फायदा नहीं देंगे आपको कि 75 में 70 ले आना, 72 ले आना, दिन रात यही पढ़ रहे हो, नहीं, इसको दिन रात नहीं पढ़ना है, लेकिन उतना तो ले आओ कि आप फेल ना हो जाओ। अगर यहां आप फेल हो गए तो ये सब बेकार। तो यहां पे आपकी क्वालिफाइंग है, यानी मेरिट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन पास होना जरूरी है। साइको वाला टेस्ट केवल एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए नहीं, हो तो बाद में होगा। CBT 2 में जो जुड़ेगा वो ये है, CBT 2 का पार्ट ए में मैथ से 25, रीजनिंग से 25, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 40 और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के 10। यानी आप देख सकते हो 25, 25, 50, 40 और 10, 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन, यही नंबर जुड़ने वाला है। ये क्वालिफाइंग है, जुड़ेगा नहीं। ये क्वालिफाइंग है, मेरिट नहीं बनाएगा, जुड़ेगा नहीं, बस पास होना जरूरी है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है
यही मेरिट बनाएगा। इसके नंबर जितने ज्यादा आएंगे आपको उतना फायदा रहेगा। अगर यहां नंबर ज्यादा आएंगे तो अगर साइको में थोड़ा सा कम भी हो जाता है तो आप बराबर कर ले जाओगे। अगर यहां नंबर ज्यादा आते हैं, साइको में थोड़ा सा एवरेज परफॉर्मेंस भी आप दोगे तो आपकी कहानी बेहतर रहेगी। साइको का केवल एएलपी के लिए है, टेक्नीशियन वालों को साइको नहीं देना है। तो जो पार्ट ए है सीबीटी 2 का, इसी के बैच की बात मैं कर रहा हूं, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की। इसका बैच स्टार्ट हो रहा है करियर लैब पे। 40 क्वेश्चन आएंगे आपके, 40 नंबर के, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगी और मास, वेट, डेंसिटी, लीवर, सिंपल मशीन, यूनिट्स, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें रहेंगी, हीट एंड टेम्परेचर, जिसका सिलेबस हमने डिस्कस किया। क्योंकि ये सिलेबस जो है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का, इस साइंस से अलग है। ये साइंस आप अलग अलग एग्जाम के लिए पढ़ते हो, मगर ये बेसिक साइंस, मौलिक विज्ञान जिसको आप कहते हो, ये नॉर्मली आप अच्छे से कहीं नहीं पढ़ते हो। इसलिए स्पेशली इसका बैच आया है करियर लैब पे, जिसके 40 क्वेश्चन आएंगे और ये मेरिट में काउंट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, बाकी वही चीज यहां लिखी हुई है कि जो स्टेज 1 है उसमें मैथ के देखो 20 आएंगे और रीजनिंग के 25 आएंगे, जनरल साइंस के 20 आएंगे और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स के 10 आएंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपने देख लिया। टाइम आपको 60 मिनट का मिलेगा सीबीटी 1 में। सीबीटी 2 की बात करें तो पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसका बैच आ रहा है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, 40 क्वेश्चन। बाकी इसके 10 क्वेश्चन, 25, 25, 40 और 10। और रिलेवेंट ट्रेड जो है उसके 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट में करने रहेंगे। ट्रेड क्वालिफाइंग होगा, लेकिन उसको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। ठीक है, तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, ये स्टेज 2 है। उसके बाद स्टेज 3 आपका साइको का होगा, अगर आप स्टेज 3 तक पहुंचते हैं तो। देखो, सवाल इसके बहुत टफ नहीं होते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो आपको पढ़ के जाना होगा कि आप उनके सवालों को कर ले जाओ। क्योंकि जब से ऑनलाइन एजुकेशन आई है, दूर दराज का बच्चा, कोने कोने का बच्चा बेहतर एजुकेशन लेने लगा है, तो आप लापरवाही नहीं कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि सर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किए हैं, तो कौन कौन सी ट्रेड को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को ले सकते हो, या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक को, या वायरमैन को, या वाइंडर को, या रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक को ले सकते हो आप। इसमें से कोई भी ट्रेड आप सेलेक्ट करोगे, जो ट्रेड सेलेक्ट करोगे उसी ट्रेड का सवाल आपको आएगा। ये जो आपको 75 क्वेश्चन दिख रहा है ट्रेड का, ये उसी का आएगा जो ट्रेड आप सेलेक्ट करोगे। तो आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है तो इसमें से कोई भी ट्रेड सेलेक्ट कर लो। आईटीआई का कोई बच्चा है तो अगर वो इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया है तो इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट करे, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से आईटीआई किया तो इसको सेलेक्ट करे। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है, आईटीआई नहीं किया है, तो इलेक्ट्रिकल वाले इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। जो सिलेक्ट करेंगे वही हिस्सा आपको ट्रेड में मिलेगा। बाकी नॉन टेक का हिस्सा कॉमन होगा, मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो सब कॉमन। ट्रेड का क्वेश्चन लेकिन अलग अलग होगा। ऐसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया होगा तो इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, या कुछ भी इसमें से मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले, टर्नर भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आईटीआई आपने किया है तो जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है वो वाली ट्रेड आप सिलेक्ट कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को आप सिलेक्ट कर सकते हो, या मैकेनिक रेडियो एंड टीवी को आप सिलेक्ट कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करोगे वही वाला पेपर आपको ट्रेड में देना होगा। यानी ट्रेड का पेपर अलग अलग, ट्रेड का अलग अलग होगा, बाकी का पेपर मैथ्स का, करंट अफेयर्स का, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को सबका सेम होगा। और अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है तो आप मैकेनिक मोटर व्हीकल को सिलेक्ट कर सकते हो, ट्रैक्टर मैकेनिक को, मैकेनिक डीजल को, हीट इंजन को, इसको। यानी ये कहने का मतलब है कि अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है तो ज्यादातर हिस्सा तो आप सबको एक जैसा ही पढ़ना है, लेकिन जो ट्रेड वाला हिस्सा है उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी अच्छे से, जिसका बैच करियर लैब पे चल रहा है। फिटर ट्रेड का, मशीनिस्ट का, या टर्नर का, इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, इनका बैच करियर लैब पे चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वही चीज यहां लिखी हुई है कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है तो आप इसमें से कोई भी एक ट्रेड चूज कर सकते हैं। या ऐसे ही अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड किसी भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ट्रेड चूज कर सकते हैं। ऐसे आपका मैकेनिकल से अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है तो इसमें से किसी भी एक ट्रेड को आप
चूज कर सकते हैं। यानी ट्रेड चूज करना आपके बेसिस पे, अब ऐसा नहीं है कि आपने मैकेनिकल से किया तो आप इलेक्ट्रीशियन चूज कर लोगे, नहीं, इसके हिसाब से आप इलेक्ट्रीशियन पे नहीं जा सकते। लेकिन हां, अगर आप 10+2 बेसिस पे जाना चाहते हो कि हमने सर 10+2 किया हुआ है फिजिक्स और मैथ से, तो फिर आप इसको इसमें से कोई एक चूज कर सकते हो, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या वायरमैन। यानी अगर आपकी ब्रांच सिविल है, आपने डिप्लोमा सिविल से किया है या आपने बीटेक सिविल से किया है और आप 10+2 बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इस ट्रेड से या इस ट्रेड से अप्लाई कर सकते हो। तो नॉन टेक तो आप सबको एक जैसा पढ़ना होगा, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को सिलेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सीएसआईटी वाले भी यही करेंगे। अगर वो बीटेक किए हैं सीएसआईटी ब्रांच से, तो आप 10+2 बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हैं टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। तो आप जब इलेक्ट्रीशियन इसको सेलेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रीशियन का ज्यादातर हिस्सा जो ट्रेड का है मैं पढ़ा रहा हूं या बैच चल रहा है करियर लैब पे, इलेक्ट्रीशियन के और बाकी ट्रेड्स के भी। तो उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो वैकेंसी देखो कब आएगी अंदाजा तो नहीं है, अंदाजा काफी पहले से लोग लगा रहे हैं अब आएगी कब आएगी, लेकिन आएगी ये तो पक्का है। कितनी आएगी डाउट में, कब आएगी डाउट में, लेकिन आएगी ये पक्का है। अगले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में कभी भी आ सकती है। तो अगर आप सीरियसली एग्जाम को देना चाहते हैं तो तैयारी स्टार्ट करिए, क्योंकि पढ़ने में सीखने में आपको समय लगेगा, प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो आप तैयारी जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी बैच की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। एक करियर लैब का हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, इस पे आप फोन करके बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी फीस में आपके लिए बहुत नॉमिनल फीस है। 16 नवंबर तक आपकी फीस सिर्फ 399 रखी गई है। 160 घंटे के कोर्स के लिए फीस बहुत ही नॉमिनल है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इंडियन रेलवे में जुड़िए, इसकी सुख सुविधाएं अपने आप में काफी मशहूर हैं, रेलवे का नाम भी अपने आप में मशहूर है। आप किसी को बताते हो कि हम रेलवे में सर्विस करते हैं, सामने वाला फिर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है तो पूछता है, अदरवाइज वो नहीं पूछता है कि आप लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, या असिस्टेंट इंजीनियर हो, या सीनियर डिविजनल इंजीनियर हो, या डीआरएम हो, वो नहीं पूछता। उसको लगता है हाँ रेलवे से हो तो ठीक है, साहब हो आप। तो उम्मीद है कि आपको बैच से रिलेटेड सारी क्वेरी मैंने क्लियर कर दी होगी। और अगर ऐसी कोई क्वेरी है जो शायद मैंने डिस्कस नहीं किया तो आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैसेज करेंगे आप, व्हाट्सएप पे फोन नहीं करेंगे, या फिर करियर लैब का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे आप फोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी और आपकी मुलाकात यहीं तक, मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।